Good evening, everyone. My name is Sumit Banerjee. Again, I am joining with you in this amazing platform. Today, again, I am continuing with the Chapter 1 Biology Class 10 Life Process. So, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रोकैरियोटिक का सिनेरियो कि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता नहीं, उसके बावजूद फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। फिर स्पेक्ट्रम पढ़ा, उसके बाद हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी देखा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्लांट पिगमेंट की ओर। आप लोगों को लगता होगा कि प्लांट पिगमेंट बस एक, वो भी मेजर क्लोरोफिल होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि क्लोरोफिल ही होता है। तो प्लांट पिगमेंट दो टाइप्स में बटे हुए हैं, एक प्राइमरी जो कि मेन है, और एक होता है एक्सेसरी जिसे हेल्पर वन भी कहते हैं। हेल्पर वन क्यों कहते हैं इसको हम आगे देखेंगे। तो प्राइमरी प्राइमरी पिगमेंट, ध्यान से सुनना। प्राइमरी में आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कलर क्या है, ये क्लास 1 में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, ग्रीन। ग्रीन कलर है। इसमें 5 है, ए बी सी डी ई, 5 टाइप्स इसके, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी और सी डी ई। अब ए बी क्या है, ए बी में स्लाइट डिफरेंस है। ए जो होता है जनरली ब्लूइश ग्रीन होता है। कैसा होता है, ब्लूइश ग्रीन होता है। और बी होता है येलोइश ग्रीन। ध्यान रखना, मैं रिपीट कर देता हूं। ए का जो कलर होता है जनरली ब्लूइश ग्रीन होता है, और बी का कलर होता है येलोइश ग्रीन। अब देखो, ब्लूइश ग्रीन और येलोइश ग्रीन, ए भी जनरली आपको मिलेगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, बड़े ट्रीज में मिल जाएंगे, प्लांट्स में मिल जाएंगे। लाइट एफिशिएंटली ट्रैप करता है। बी थोड़ा सा कम करता है ए के कंपेयर में, ए ज्यादा करता है, लेकिन ए और बी अच्छे से कर पाता है। सी डी ई जनरली आपको मिलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो उसको ध्यान में रखना। और ए बी जनरली मिलता है आपको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, ये सब दिमाग में रखना, और कुछ नहीं है इसमें। बाकी हम आ जाते हैं कलर में। कलर तो अभी डिस्कस किया, आई थिंक ग्रीन है क्लोरोफिल का। अब आते हैं एक्सेसरी और हेल्पर वन में। काम क्या होता है एक्सेसरी का, जिसके वजह से इसे हेल्पर वन भी कहते हैं। पहले हम कलर में आते हैं, काम तो देखा जाएगा। ठीक है, कैरोटीन। कैरोटीन का कलर होता है ऑरेंज, ज़ैंथोफिल येलो। क्लास 9 में सेल चैप्टर में भी इन दोनों पिगमेंट्स के बारे में मैं बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप देख भी सकते हैं फॉर नॉलेज, ऐसा कोई बात नहीं कि छोटे क्लास का है। कैरोटीन का ऑरेंज, ज़ैंथोफिल का येलो। अब एग्जांपल्स मांगोगे तो बिल्कुल एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। एग्जांपल्स मींस आपको मैं 3 से 4 बहुत सारे दे सकता हूं, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि फ्लावर्स में मिलेंगे, पेटल्स में, फ्रूट्स में मिलेंगे तरह तरह के। हाँ, तो कैरोटीन, ज़ैंथोफिल भी मिलेंगे। अब अगर एग्जांपल चाहिए तो एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। एक लीफ देखा है आप लोगों ने एक लीफ देखा है जिसका नाम है बुगेनगेरिया लीफ, बुगेनवेरिया या बुगेनगेरिया, जो भी है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जनरली वो एग्जांपल बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। उसमें कुछ येलो येलो पैचेस है, तो दे आर जनरली नोन एज वेरिएटेड लीफ, जिसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं। वेरिएटेड लीफ बोलते हैं उसको। तो देखो, ये वाला जो मैं ब्लू से मार्क कर दे रहा हूं डॉट डॉट, ये कलर क्या है, जनरली येलो है। अब येलो कलर किसके वजह से, ये ज़ैंथोफिल की वजह से, नथिंग बट ज़ैंथोफिल, प्रेजेंस ऑफ ज़ैंथोफिल। सो यही होता है खास बात वेरिएटेड लीफ का, मल्टीपल कलर्स होते हैं। तो एक्सेसरी मींस हेल्पर वन, कैरोटीन ऑरेंज, ज़ैंथोफिल येलो, ये याद रखना। तो पिगमेंट अब खत्म हो गया। पिगमेंट के का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं
आगे बढ़ता हूं। जिनसे छूट गया हो वो लोग पीछे कर सकते हैं वीडियो को। अब ध्यान से सुनना, फोटोसिंथेसिस मैं दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगा। लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को दो फेज बताया था। पहला फेज इज लाइट रिएक्शन, सेकेंड वन इज डार्क रिएक्शन। दो फेज आपको बताया था, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। दो फेज बताया था, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अच्छा, डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम होता है केल्विन साइकिल। ये उस दिन मैं लिखना भूल गया था। केल्विन साइकिल इज द अदर नेम ऑफ डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अब देखो ध्यान से सुनना, लाइट रिएक्शन में एक्सक्लूसिवली मिलता है ग्रेना, डार्क रिएक्शन में एक्सक्लूसिवली मिलता है स्ट्रोमा। किसी को अगर क्लोरोप्लास्ट याद रहा होगा तो स्ट्रोमा और ग्रेना के बारे में मैं बता चुका हूं, स्ट्रक्चर पिछले लेक्चर में दिखा चुका हूं। तो अभी एक लीफ मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना, एक लीफ बना रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, मिडरिप। तो ये होता है लीफ का हमेशा ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं डॉर्सल। कोई डाउट? नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं वेंट्रल। बेसिक्स है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। डॉर्सल में आपको मिलेगा एक काइंड ऑफ सेल, एक पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन, एक सेल, ठीक है। तो उसमें बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको अलग टर्म दे देते हैं, तो दैट इज मेसोफिल। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, इसको मेसोजोम बोल देते हैं, दैट इज नॉट मेसोजोम। मैं पिछले लेक्चर में उसके बारे में बता चुका हूँ, मेसोजोम के बारे में। मेसोफिल, तो मेसोफिल कैसा होता है, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर्ड होता है इसका, मतलब कोई स्पेस नहीं होता, कोई स्पेस नहीं होता, ठीक है। अब देखो मेसोफिल क्या है, जनरली पैरेन्काइमा। थोड़ा सा अगर आपके मेमोरी में हो, पैरेन्काइमा के अपने बारे में क्या जानते हैं? एक तो वो सिंथेसिस ऑफ फूड में मदद करता था, क्लास 9 में अगर आपने पढ़ा हो एकदम लगन से सबको याद होगा। कुछ इंटरसेल्युलर स्पेस मेंटेन करता है कि नहीं, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है कि नहीं। तो ये तीन चीज, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। लेकिन इसमें स्पेस कम होता है। क्यों स्पेस कम होता है, इसके पीछे का कारण जानना बहुत जरूरी है, जिससे ये ज्यादा सेल्स को अपने पास रख सके। जितना ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट, मतलब उतना ज्यादा, सॉरी, ग्रेना, उतना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट, उतना ज्यादा क्लोरोफिल, तो ज्यादा क्या होगा, फूड प्रोडक्शन होगा, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो यही एक फायदा है, यही एक फायदा है। चलिए, ठीक है, इतना तक समझ में आया, ठीक है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक मिनट। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस यहीं पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जो पिछले लेक्चर में बोलना भूल गया था, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोग अब रहे नहीं उस स्टेज में, बड़े हो चुके हो, बहुत कुछ पता होगा आप लोग को। तो देखो, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में एक तो CO2 मैं बता देता हूं, दूसरा है H2O। खुद से आप बाकी दोनों लिख लेना, ठीक है। क्यों ये मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आगे इसके एक्सपेरिमेंट्स लास्ट में थोड़ा बता दूंगा,
कि ये सब जरूरत होता है, इनमें से एक भी नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। मान लो तुमने जैसे तैसे CO2 मैनेज कर लिया, वाटर मैनेज कर लिया, और क्या और एक एक दो तो मैंने खुद से लिखने बोला तो बोलूंगा नहीं उनका नाम, तो वो मैनेज कर लिया, अगर उसमें एक नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि क्लोरोफिल वेट कर रहा होगा, क्लोरोफिल किसका वेट कर रहा होगा? सनलाइट का। तो क्लोरोफिल जो वेट कर रहा होगा, तो जो क्लोरोफिल है स्पेसिफिकली मैं ए मेंशन कर दे रहा हूं, जो स्मॉल ए था, उसको जब सनलाइट मिलता है, सनलाइट मिलता है, क्लोरोफिल को सनलाइट चाहिए था, वो मिला। मैंने क्या कहा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वेट करेगा, वो सनलाइट मिलेगा, तो वो क्या काम करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उसके प्रेजेंस में ये वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगा। स्प्लिट करने पे क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? अब थोड़ा सा सोचिए, खुद का दिमाग लगाइए, खुद का दिमाग को दौड़ाइए। आपने जो पिछले क्लासेस में जो पढ़ा उसके बेसिस पे मुझे बताने का कोशिश करिए, क्या मतलब क्या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो सकता है, क्या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो सकता है। ये थोड़ा सा है टॉपिक इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं बता देता हूं, 4 प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होगा, 4 प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, 4 प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होगा, और क्या? ऑक्सीजन होगा, ये दोनों तो है ही। और दो क्या है? और दो, और दो है एटीपी, और एक है एटीपी। क्या होता है? फुल फॉर्म पता होगा, एडेनो साइन ट्राइफॉस्फेट। दो होता है तो डाई, एक होता है तो मोनो, 4 होता है तो उसके लिए टेट्रा टर्म यूज करते हैं। सब पता होना चाहिए, जनरल है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको जो है अगर सेल चैप्टर 9 में अच्छे से पढ़े हो, मुझे आप लोगों पर विश्वास, आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत अगर टीचर का भी सुन लिया है तो भी आपको आइडिया लग गया होगा। तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं इसको, एनर्जी करेंसी। अब ये करेंसी नोट वाला करेंसी नहीं, ऐसे इसका नाम दिया गया है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सो दिस इज एटीपी। और एक प्रोडक्ट है NADPH, NADPH, ये एटीपी जैसा ही नमूना है। ठीक है, एक दो प्रोडक्ट्स है, एटीपी भी एनर्जी प्रोडक्ट है, ये भी एक टाइप का एनर्जी प्रोडक्ट है, जस्ट एटीपी जैसा नमूना। तो इसी से आपको आइडिया लग गया होगा। NADPH में अगर मैं कुछ देर के लिए H को हटा दूं, NADP इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नियासिनामाइड, नियासिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब जब ये रिड्यूस होता है तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तब जाके NADPH आया, और इसके बारे में नहीं जानना। अब ध्यान से सुनना, यहां जाके आपका लाइट रिएक्शन खत्म होता है, खत्म होता है, तो इसका मतलब डार्क रिएक्शन शुरू होता है। डार्क रिएक्शन शुरू होगा, लेकिन कंडीशन है, डार्क रिएक्शन के लिए ये प्रोडक्ट 4 प्रोटॉन एटीपी NADPH को जाना पड़ेगा। तीनों में से अगर कोई एक नहीं रहा तो नहीं होगा, डार्क रिएक्शन स्टार्ट होगा ही नहीं। डार्क रिएक्शन के स्टार्ट होने के लिए ये तीनों जरूरी है। ऑक्सीजन तो डायरेक्टली एनवायरमेंट में मिक्स हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का ऐसे कोई जरूरत नहीं है, इन तीनों का रिक्वायरमेंट है डार्क रिएक्शन स्टार्ट होने में। तो बस यही तक है, लाइट रिएक्शन खत्म हुआ, डार्क रिएक्शन इनके 3 प्रोडक्ट से शुरू हुआ।
अब देखो ध्यान से सुनना, अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बताया। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन आपको पता है? देखो 6CO2 प्लस 12H2O 6H2O प्लस C6H12O6 C6H12O6 6CO2 प्लस 12H2O 6CO2 6CO2 प्लस 12H2O ये 6H2O प्लस C6H12O6 प्लस 6O2। हाँ अब सही है। ये जो है आपका ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कहीं मैं कुछ छोड़ा हूं? मुझको थोड़ा सा सोचने दो, कहीं मैं कुछ छोड़ा हूं। अभी ये तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन हो गया, याद है कि नहीं? भूल गए तो बहुत बुरी बात है क्योंकि ये जो है 6 में पढ़े हो, 6 में बता दिया था। ठीक है, तो अभी देखो मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, ये रिएक्शन तो है ही फोटोसिंथेसिस का, रिक्वायरमेंट्स भी बताया अभी जस्ट पहले। एक बात रह गया, चाहिए मोने नहीं है, मोनो है। मोनो, मोनो, एक के लिए मोनो। अच्छा देखो, स्टार्च का कहीं टर्म यूज होने वाला था, लेक्चर के बीच में कहीं छूट गया। स्टार्च जो है प्लांट का, वो ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होता है। ल्यूकोप्लास्ट में भी एक स्पेसिफिक टाइप है जिसे बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट, उसमें स्टोर होता है स्टार्च। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे कि जो स्टार्च है वो ल्यूकोप्लास्ट के एमाइलोप्लास्ट में प्रेजेंट है, वैक्यूल में नहीं। ठीक है, एनिमल में जो ग्लूकोज है वो किसी फॉर्म में प्रेजेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है इतना। अभी देखो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अगर जिनसे छूट गया हो वो लोग पीछे कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। अब हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, बिना किसी टाइम वेस्ट किए, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स जो है आपको मैंने बताया अभी। तो रिक्वायरमेंट्स एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि मींस उसका मींस रिक्वायरमेंट मतलब उसका जरूरत क्या है फोटोसिंथेसिस में। तो देखो एक क्या करना आप लोग, एक प्लांट, प्लांट तो नहीं, एक प्लांट ही लेना पॉट में। ठीक है, एक प्लांट लेना। ठीक है, प्लांट लेना, उसमें से एक उसको 3 दिन या फिर 3 से 4 डेज के लिए, 3 से 4 डेज के लिए डार्क रूम में स्टोर करना। ऐसा क्यों, डार्क में क्यों स्टोर करना? इससे कि उसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिले तो वो हो जाए डिस्टार्च। अब डिस्टार्च एक कॉमन प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट का जो स्टार्च होता है वो एकदम मींस एंटायरली डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद इसमें क्या करना है, एक गैनोन्स लाइट स्क्रीन लगा देना है, ये स्टार्च जैसा, इसको बोलते हैं गैनोन्स लाइट स्क्रीन। ध्यान से सुनना। अब इसको निकाल लेना है, इसको निकाल लेना है कुछ दिनों तक, मीन्स और भी धूप में रखना है इसको, सनलाइट में। सनलाइट पे रखने पर इसमें आयोडीन गिराना है।
आयोडीन गिराने के बाद आप देखोगे इसका कलर तो चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक में, जो कि होता ही है, कॉमन है आयोडीन डालने पर। इसका कलर चेंज नहीं होता है। तो सनलाइट का जो प्रेजेंस है वो प्रूव हो गया। ये जो एक्टिविटी था प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का था, प्रूव हो गया कि सनलाइट मतलब चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, है ना, वरना वो खाना नहीं बना पाएगा, सिंपल बात है। अभी देखो दूसरा एक्सपेरिमेंट देखना, ध्यान से सुनना। क्लोरोफिल कैसे इंपॉर्टेंट है। सेम केस डिस्चार्ज कर देने का है लीफ को। डिस्चार्ज करने के बाद उस लीफ को जो है क्या करना है, अल्कोहल में डिप करना है, ठीक है। अल्कोहल में डिप करने के बाद उसे कुछ देर हीट करना है। हीट करने से उसके अंदर के सारे सेल्स मर जाएंगे। मेरे बात को समझे कि नहीं आपने, मैं ये प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल बोल रहा हूं। सनलाइट का मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो कलर चेंज हो जाएगा, उससे पता चलता है कि सनलाइट इज एसेंशियल, इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बोथ आर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। लीफ को मैंने अलग से लिया अल्कोहल में, उसको हीट किया जिससे उसके अंदर के सारे बेनिफिशियल सेल्स को मारा जा सके, मार दिया। करना एक्सपेरिमेंट इसलिए मारा, ऐसे जनरली कोई मारेगा नहीं, ठीक है, किसी को मार के क्या मिलेगा, ठीक है, समझने का कोशिश करो। तब देखो लीफ को के अंदर के सेल्स को मार दिया, उसके बाद उसको उठाया, मतलब वहां से लेके गया, वॉश किया अच्छे से, फिर ड्राई करने दिया, फिर सनलाइट में रखा, उसके बाद उसको उस पे आयोडीन डाला, उस पे आयोडीन डाला, आयोडीन से टेस्ट किया, टेस्ट करके उसको क्या मिला। लेकिन इस केस में लीफ नॉर्मल नहीं लेना, इस केस में लीफ नॉर्मल नहीं लेना है, इस केस में आपको लीफ लेना है वेरिएजेटेड। वेरिएजेटेड जिसमें वो होता है ना येलो, कहीं ब्लू कलर, वैसा। तो ये जो येलो कलर है, ये जो येलो कलर है उसमें कोई कलर चेंज नहीं है। बाकी वाला बचा कुचा रिमेनिंग पार्ट जो ग्रीन है उसमें ब्लू ब्लैक कलर नजर आएगा, दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। दो एक्सपेरिमेंट बता दिया। तीसरा है सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया। अब मैं बताता हूं CO2 का प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ CO2। दो प्लांट लेना, फटाक से बना दो, ठीक है। दो प्लांट लेना, उसको बेल जार से कवर करना, उसमें एक बेल जार में रखना KOH का सॉल्यूशन, KOH। KOH आया कैसे जानते हो ना, केमिस्ट्री में मैं ही तो आप लोगों को शायद बताता हूं ये सब, केमिस्ट्री काफी दिन नहीं पढ़ा है, नो इश्यू, वो हर एक चीज रिलेटेड है तो सब उसी में बता दूंगा। OH माइनस K प्लस एक होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है, +1, इसका -1, दोनों कट जाता है, पता है आपको, क्रिस क्रॉस होता है। इस टाइप से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH आता है, तो उसको रखना पड़ेगा यहाँ पर। उसको रख देने पर अभी बेल जार को जो है वैसलीन से लगा देना है, वैसलीन हो, कोई भी टाइप का क्रीम हो, टेप से लगा दो जिससे अंदर बाहर ना कर सके, CO2 और O2 अंदर बाहर ना कर सके। तो देखना पहला वाला बेल जार में, पहले वाले बेल जार में जो लीफ है उसको निकालना। अच्छा दोनों को रुको, लीफ अभी निकालने का कहानी नहीं है, उसको मैं बाद में बता रहा हूं। दोनों को सनलाइट में एक्सपोज जरूर करना। अब इसमें KOH सॉल्यूशन है, इसमें नहीं है, इसके अंदर CO2 है, इसमें इसका काम हो जा रहा है, लेकिन इसका नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है KOH सॉल्यूशन इस ये रखा है, यही इसका कल्प्रिट है, यही सारे CO2 को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सारे CO2 को एब्जॉर्ब कर ले रहा है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो देखो इसमें क्या होगा, एक लीफ प्लग करना और इधर से दूसरे बेल जार से एक लीफ प्लग करना, फिर इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना। आप लोग देखोगे इसका कलर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका जो है पेल ग्रीन
का पेल ग्रीन ही रह जाएगा, इसका ब्लू हो जाएगा कलर। तो दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ CO2, दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ CO2। अब एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है, तो इसलिए आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 एक्टिविटीज है, मेनली बोर्ड एग्जाम्स में इसके ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन्स, क्या सीखे हो, क्या समझे हो, यही पूछता है। ज्यादा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, पैटर्न सिंपल है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये शब्द वो बोलेगा जो किताब नहीं खोलता। किताब खोलेंगे आपको ये एक्सपेरिमेंट्स, मतलब एनसीईआरटी बुक खोलने पर मिल जाएगा, पढ़ लेना, समझ में आएगा। नहीं आता कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझको। ठीक है, तो देखो ये है एक्सपेरिमेंट्स का सभी का प्रेजेंस। अब देखो ध्यान से सुनना, ये है लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, रेट लिमिटिंग फैक्टर। ये क्या है भाई? कोई टफेस्ट टॉपिक नहीं है, कोई नीट में पूछे जाने वाला टॉपिक नहीं है, बेसिक्स है, ध्यान से सुनना। रिक्वायरमेंट है CO2, फोटोसिंथेसिस का लिख रहा हूं, H2O, क्लोरोफिल, रिक्वायरमेंट है सनलाइट, ये है रिक्वायरमेंट्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये H2O भारी मात्रा में प्लांट को मिल जाएगा, क्लोरोफिल भी मिल जाएगा, सनलाइट भी मिल जाएगा। अच्छा CO2 एनवायरमेंट में कितना प्रतिशत प्रेजेंट है? 0.03। H2O ज्यादा है, क्लोरोफिल ज्यादा है, सनलाइट ज्यादा है, लेकिन CO2 0.03% है एनवायरमेंट में, मतलब एबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब मैंने नहीं कहा कि CO2 को बढ़ जा भाई, ठीक है, बढ़ जा। ये जब 0.04 होता है, 0.05 होता है, ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे कहने का बात को समझो कि जो CO2 है कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बाकी सब ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब यही CO2 प्लांट को चाहिए, ये तीनों भी चाहिए, ये तीनों मिल जाता है, CO2 कम मिलता है। जो कम मिलता है वो कंट्रोल करके रखता है, सो दैट इज वाई CO2 इज द रेट लिमिटिंग फैक्टर, दैट इज वाई CO2 इज द रेट लिमिटिंग फैक्टर। कंट्रोलर यही है, इसके हाथों में कंट्रोल है क्योंकि ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ रेट लिमिटिंग फैक्टर। ऐसे एग्जाम्स में तो पूछता नहीं है, अगर 1 मार्क्स में पूछ ले, 1 मार्क्स में पूछ ले तो आप लोग जवाब दे पाओगे कि नहीं, दे पाओगे कि नहीं? तो आसान है। तो बस यही है जो मुझे आपको आज बताना था। बहुत दिन बाद तो नहीं, 2-3 दिन बाद ही आया इस वीडियो को लेके आप लोगों के साथ। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ये वीडियो उनके लिए अगर हेल्पफुल हो तो मुझे खुशी मिलेगा। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़िए, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। तब तक के लिए बाय।